हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट 5 दिया हुआ है मैथ का, इसके बारे में। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा 225 आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है। 3 से जैसे फैक्टराइज करेंगे तो 7 टाइम, और 3 1 5 तो 3 5 जा 15। फिर 3 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से 5 टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब आपके पास जितना भी आ गया सारा अभाज्य आ गया। तो 3 × 3 × 5 × 5 कहाँ दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 130 एंड 420 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इक्वल टू क्या बोले थे? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 130 गुना 420 बटे कितना 10। एचसीएफ जो है एचसीएफ से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल। इसको गुना कीजिए 13 2 जा आपका 13 2 जा 26 का 6 5 4 और पीछे 0। तो 5 4 6 0 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे दिया हुआ है यदि एचसीएफ A8 इक्वल टू 4 एंड एलसीएम A8 इक्वल टू 24, मतलब आपका A और 8 दो नंबर है जिसका एचसीएफ कितना है 4 है, और A8 का एलसीएम जो है वो कितना है 24 है। तो हम लोग को यहाँ पे A निकालना, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब 4 गुना आपका 24 बटे कितना हो जाएगा? एक नंबर जो दिया हुआ है, नंबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। 8 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम में, देन 8 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 4q एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप में है, तो ये संख्या निम्न में से कौन सा होगा? तो आप लोग को बताएं कि 4q + 1, यहाँ पे जो 1 है ये क्या है? विषम है, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ये संख्या भी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। ये इक्वेशन को अगर ax² + bx + c से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से c का वैल्यू कितना है 2 है, a का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1, मतलब कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे देखिए यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -2 हो तो द्विघात सम बहुपद क्या होगा? आप लोग को जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x² - α + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है -2 दे रखा है। तो चलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² - 3x - 2 इज इक्वल टू कितना 0। तो देखिए ये कहाँ पे दिख रहा है x² - 3x - 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, लगातार ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि किसी बहुपद ये जो px है इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। आप लोग जरा गौर से इस फिगर को देखिए। फिगर में ये जो कर्व है, ये कर्व आपका एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट किया है? कुछ इस तरह से कर्व है। तो देखिए 1 2 3, तो इसका शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखिए शून्यांकों की संख्या 3 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0 एंड 4x - 5y + 6 = 0 का है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालना है, तो कितना होगा 2/4। फिर b1/b2 निकालना है, कितना होगा 3/5 3/-5 सॉरी, और c1/c2 तो 4/6। देखिए इसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा, सारा अनइक्वल है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा कंडीशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्म y = 0 एंड y = -5 का हल है। y = 0 और y = 5 -5 का हल है। तो 1 2 अनंत कोई हल नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। y = 0, y = 0 किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। y = -5, मतलब इस तरह से जो नीचे -5 यूनिट नीचे एक पैरेलल लाइन होगा किसका? एक्स एक्सिस का। तो दोनों जो लाइन बन रहा है ये कैसा लाइन बन रहा है? दोनों पैरेलल लाइन बन रहा है। और जब पैरेलल लाइन बन रहा है तो दोनों एक दूसरे को कभी भी कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, और इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0। तो कोई हल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर देखा जाए तो समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो यहाँ पे रेखाएं निकालना, तो उसी तरह से a1/a2 तो 6/3, तो 6/3 पहला हो जाएगा विच इज इक्वल टू कितना 2।
फिर b1/b2 तो -2/-1 तो -2/-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और c1/c2 मतलब 9/12 तो 9/12 इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो देखिए ये और ये तो बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केसेस होता है, समांतर से रेखा का केसेस होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखिए समांतर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यदि x + 3y = 5 तथा 2x - y = 3 हो तो x का मान क्या है। सिर्फ x निकालना है। तो x निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x + 3y है और यहाँ पे 2x - y = 3। तो x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले y को बैलेंस कर लीजिए। इसमें y का कितना कोफिशिएंट है 3, इसका y का 1, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं। ये वाला इक्वेशन को 3 से जैसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और -3y = 3 3 जा 9। चलिए आप जोड़ते हैं इस इक्वेशन के साथ। तो देखिए 6x और +x कितना हो जाएगा 7x, यहाँ पे +3y और ये -3y दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 5 आपका 14। देन x = कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x = 2 तथा y = 3 समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करें। सिंपल सा फंडा है कि x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है और एक इक्वेशन भी दे रखा है, यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। तो अगर x और y का वैल्यू दे रखा है तो इस इक्वेशन को x और y सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू कितना डालना है 2, y का वैल्यू कितना डालना है 3। तो चलिए डाल देते हैं। तो 2 × 2 + 3 = क्या दिया हुआ है k। इसको सॉल्व कीजिए, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो k का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 7। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए दिया हुआ है, समीकरण युग में x + y = 16 x - y = 2। आप लोग को बने हैं ये सारा बनाना ही नहीं है, सीधे आप ऑप्शन देखिए और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। सबसे पहले देखिए कौन सा दो यहाँ पे जो रिजल्ट दे रखा है उसमें से किसको जोड़ेंगे तो आपको 16 मिलेगा और डिफरेंस आपको कितना मिलना चाहिए 2। तो देखिए 7 और 9 16 मिल रहा है और दोनों का डिफरेंस भी कितना है आपका 2 है। अब यहाँ पे देखना है कि x बड़ा है y बड़ा है, तो x - y = 2 मतलब ये x बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा 9 - 7 = 2। तो यहाँ पे x = 9 एंड y = कितना 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित से है। तो द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए 2x + 1 इस तरह से कुछ ले लिए। तो आप लोग को पता होगा कि जो इक्वेशन जिसमें कितना डिग्री है मैक्सिमम डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यदि किसी इक्वेशन में डिग्री 2 हो तो उसका सॉल्यूशन भी कितना आता है 2 आता है। यदि 3 हो तो उसमें 3 आता है। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर x + y x + 2 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है तो x का वैल्यू कितना आया -2। तो यहाँ x का क्या वैल्यू आया एक ही वैल्यू आया। जबकि अगर x² - 4 = 0 आपको गिवन है तो x = कितना आएगा +-2 आएगा। तो x का वैल्यू केटो आया 2 आया। तो यहाँ पे पावर कितना था 2 था तो वैल्यू केटो आया 2 मतलब इसका मूल केटो आया 2 आया। यहाँ x का पावर कितना था 1 था तो इसमें वैल्यू केटो आया 1 आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण होगा तो उसका 2 ही सॉल्यूशन आएगा, लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 का मूल कैसा होगा। तो मूल निकालने के लिए, मूल का प्रकृति जानने के लिए आप लोग को एक ही आप लोग के पास उपाय है, d का वैल्यू निकालना। तो d = क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है -6 -6 का स्क्वायर -4ac तो 4 × 1 × 1 तो 6 6 36 -4 36 मतलब 32। तो ये d का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव जब आता है प्लस जब आता है तो कैसा आता है वास्तविक आता है और असमान आता है। असमान कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। 16 देखिए दिया हुआ है x² + 3x + 2 = 0 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें। तो आप लोग को अभी अभी बताएं कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसा होता है x² -α + बीटा × x और +α × बीटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए अल्फा + बीटा इस इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो इसको कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए -α + बीटा = कितना मिल रहा है 3। देन अल्फा + बीटा = कितना -3। तो मतलब अल्फा + बीटा = -3 कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 = 0 का d क्या होगा विविक्तिकर क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालने के लिए वही चीज़ करना है। देखिए d = b² - 4ac
तो b का वैल्यू कितना है -6, मतलब -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू देखिए -3 है ना, सी का वैल्यू आपका +3 है, तो 36 -4 इंटू 1 इंटू 3, इसको सॉल्व कीजिए तो 36 -4 3 कितना 12, तो 36 में 12 जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24, तो देखिए 24 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब निश्चित रूप से इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जैसे आपका अगर ये रहता तो वही मारना है, नहीं तो अगर गलत ऑप्शन रहेगा तो आपको सारा को मार्क्स दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, निम्न में से कौन सत्य है। तो कोई वास्तविक समीकरण नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, वास्तविक हल मतलब रियल रूट नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट है, और वो पॉसिबल कब है, d इज लेस देन 0, जब d का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो d इक्वल टू b² - 4ac, तो b² - 4ac इज लेस देन 0, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें, वही चीज़ है, d इक्वल टू 0 होगा तब मूल आपका समान होगा, तो d इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac = 0, तो b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू k है, व्हिच इज इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पे 4 - 4k इज इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू कितना हो गया 1, k का वैल्यू 1 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² - x - 6 = 0 का मूल ज्ञात करें, इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए आप लोग के पास 2-3 मेथड है, इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्पेल्ड कर सकते हैं, इसमें d का वैल्यू निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मिडिल टर्म स्पेल्ड करते हैं, और इसमें बताए थे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाइएगा, x² - x - 6 = 0 है। सबसे पहले तो आपको इस x को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए -6, तो देखिए -3 और +2, -3 और +2, देखिए दोनों को एडजस्ट करेंगे तो देखिए -x भी आ रहा है, और दोनों को गुना करें तो -6 भी आ रहा है, तो बस आपका रूट आ गया। आपका -3 का ऑपोजिट साइन क्या होता है +3, और +2 का ऑपोजिट साइन -2, तो इसका 2 रूट आ जाएगा, एक 3 और -2, देखिए 3 और -2 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 21, प्रथम पद a तथा सार्वंत्र d वाला एक एपी का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला a11 लिखते हैं, और a11 इक्वल टू क्या होता है a + 10d होता है। a का वैल्यू पता है आपको a, और d का वैल्यू d, तो a + 10d ही इसका रिजल्ट होगा, तो a + 10d कहाँ दिख रहा है, a + 10d आपका n - 1 × d, AP का nवां पद दिया 11वां नहीं, तो a + n - 1 × d इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 दिया हुआ AP = 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, तो A30 आपको निकालना है, तो A30 इक्वल टू क्या होगा a + 29d होगा, और a का वैल्यू क्या दे रखा है 10 दे रखा है, और 29 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए 7 - 10, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 10 - 3 से गुना कीजिए तो 3 3 जा 90 होता है, 90 में आपका 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 87 में आपका 10 घटा दीजिए 77, तो -77 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सही आंसर। नेक्स्ट आपका 23 अगर देखा जाए तो 23 में यहाँ पे दिया हुआ है AP = 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा, बिल्कुल सेम बात सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी AN = कितना दिया हुआ है आपका 27, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है, n का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन 23 आप लोग बना के देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। देखिए 24 दिया हुआ है कि 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो विषम संख्या सबसे पहला कितना 1 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 5 है, इसी तरह से बढ़ रहा है, कितना तक लिया जाना है 15 ठो, देखिए 5 ले रहे हैं तो आपका 3 नंबर आ रहा है, मतलब 6 से एक कम, तो उसी तरह 15 का डबल कितना होता है 30 होता है, 30 से एक कम आपका कितना होगा 29, मतलब लास्ट आपका टर्म जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 29। अब इसका क्या करना है आपको योग निकालना है, जोड़ निकालना है, तो जोड़ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a + l, देखिए a और l दोनों पता है, तो a का वैल्यू 1 l का वैल्यू 29, तो चलिए इसको जोड़ दीजिए, तो n/2 n का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला देखिए 29 + 1/2 मतलब 15, टोटल 15 ही लिए हैं, तो 15/2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 से ये कैंसिल होगा, तो 15 टाइम में 15 × 15 225, देखिए 225 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, संगत कोण आपका बराबर हो। आप लोग को समरूप का फिगर बताए थे कि समरूप जैसे कि 2 त्रिभुज ही लेते हैं, तो 2 त्रिभुज मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये समरूप ऑलवेज होता है, क्योंकि इसका सारा एंगल जो होता है 60 होता है, तो इसका जो संगत कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका समरूप का दो कंडीशन होता है कि दोनों भुजा जो जितना भी जो एंगल लीजिएगा सारा एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसका इक्वल होना चाहिए और साइड इक्वल रेशियो में होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलर फिगर बोलेंगे। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को डैश अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये है, अब इस साइड का हम पैरेलल एक साइड ले लिए, अब पैरेलल साइड ये जो हो रहा है बोले इस साइड को और इस साइड को क्या करता है, तो ये इक्वल रेशियो में बांटता है। ये अगर 2 है ये 3 है, तो ये अगर 1 है तो इसका आधा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सर। देखिए 27 दिया, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा डैश होते हैं, तो ये बराबर नहीं होता है, समांतर भी नहीं होता, लंब भी नहीं होता, समानुपाती होता है, अभी अभी बोले यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तक कसौटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक समलंब ABCD जिसमें AB इज पैरेलल टू CD है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक समलंब ABCD, तो समलंब एक बना लीजिए, ये ABCD है, इसमें AB इज पैरेलल टू CD है, तो ये ABCD देखिए AB इज पैरेलल टू CD है। अब आगे दिया हुआ है कि विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो चलिए विकर्ण बना दिए, ये O पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि AB इक्वल टू 2CD, ये AB जो है ये 2CD मतलब ये छोटा होना चाहिए था, 2CD हो तो त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात होगा AOB और COD। देखिए ये और ये दोनों क्या होता है, समरूप होता है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सारा बराबर, तो एंगल बराबर भुजा रेशियो में, ये 1 ये 2 तो ये 1, क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर उल्टा होगा, इधर CD ले लीजिएगा इधर AB ले लीजिएगा, तो ये 1 ये 2, तो इसका जो एरिया होता है उसका स्क्वायर के साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो किसका किसका दिया हुआ है, AOB, तो AOB तो बड़ा त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 4:1 के रेशियो में दिखा, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, C सही आंसर हो जाएगा। यदि कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो ये कैसा त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर C। आपका किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितना होगा, 13 सेंटीमीटर निकाल लीजिएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग 9 क्लास से पढ़ रहे हैं। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु, वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा जाता है तो इस पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है, तो सबसे नियरेस्ट जो डिस्टेंस होता है यही वाला होता है, तो ये कौन सा है, स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु से ही होता है। यहाँ पे देखिए रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे आपका स्पर्श बिंदु होता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, समांतर होता है। ये वृत्त है, इसके व्यास के देखिए अंत पर ये दोनों खींचा गया, तो ये रेखा कैसा होता है, ये समांतर होता है, तो समांतर देखिए ये समांतर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट 34 दिया हुआ है कि O केंद्र वाले एक वृत्त के PA तथा PB स्पर्श रेखा है, तो एंगल POPA का मान क्या होगा। सबसे पहले फिगर एक बना लीजिए, तो यहाँ पे A से मान लीजिए इस तरह से, P से इस तरह से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, P से A और B, आपको OAP, ये O आपका सेंटर है, OAP ये एंगल कैसा होता है 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। O केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तो एंगल QPR इक्वल टू 80 डिग्री हो तो एंगल ROQ इक्वल टू कितना डिग्री होगा। तो फिगर एक बना लीजिए, रफ फिगर। देखिए स्पर्श रेखा क्या खींचा गया है इसमें, PQ और PR, P से खींचा गया ये Q और ये आपका R है। अब यहाँ पे सेंटर को इस तरह से ये मिलाता है, आपको यहाँ पे QPR का वैल्यू दे रखा है, QPR मतलब ये एंगल दे रखा है कितना 80 डिग्री, और आपको निकालना है ROQ मतलब ये वाला निकालना है, ये एंगल। तो आप लोग को पता है ये भी 90 ये भी 90, तो यहाँ पे ये जो बन रहा है OQPR ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें से ये 90 माने 180 हो गया,
मतलब इसका और इसका जोड़ भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें से ये 80 तो ये कितना होगा 100, तो 100 देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास के क्या संबंध होता है। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है 1/2 व्यास इंटू व्यास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या। तो जो दिखेगा व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या दिखे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आगे दिखा है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो θ/360 मतलब 60/360, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है तो 14 इंटू 14। इसको सॉल्व कीजिए तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 2 टाइम में कटेगा, 2 से ये 3 टाइम में कटेगा। अब इसको गुना कीजिए, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 0 30, 308/3 देखिए 308/3 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। सेम का सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला से आप लोग बना के देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, 7 इंटू 11 77। तो देखिए इसका 77 होना चाहिए, 77/2 नहीं होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। यदि वृत्त की कोई जीवा, ये आपका सर्कल हो गया, इसका कोई जीवा इस तरह से ड्रॉ किए, उसके त्रिज्या के बराबर हो, मतलब ये जो रेडियस होता है इसके बराबर ये आपका जीवा लिया गया, तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, मतलब इसका ये जो मान यहाँ पे बनेगा ये कितना होगा। तो आप लोग ज़रा सोचिए, फिगर थोड़ा सही से बनाते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये आपका रेडियस यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ये जो आपका लिया गया है कॉर्ड या जीवा जिसको बोलते हैं, इसका जो लेंथ है इसके लेंथ के बराबर है, मतलब इसको अगर यहाँ सेंटर से मिलाएंगे तो ये भी तीनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या है रेडियस है और ये बराबर है, तो जब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का सारा कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, मतलब इसका सारा कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60। तो आंतरिक जो केंद्र पर कोण बना था वो भी कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इस सेशन में हम 40 का 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं और इसी तरह का आपका सेट का या मॉडल सेट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन पाने के लिए या फिर किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।